Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss respiration in fishes. So let's move to the classboard. So dear students, chapter 13, gaseous exchange. So dear students, the topic is respiration in fishes. तो अब हम ज़रा और एडवांस लेवल पे मूव करके तो स्टार्ट हमने किया था सबसे सादा डिप्लोप्लास्टिक एनिमल से, हाइड्रा से। फिर उसके बाद हमने अर्थवर्म के ऊपर मूव किया। अर्थवर्म के अंदर कुछ थोड़ा सा बेहतर सिस्टम था एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा, उसकी स्किन और उसके अंदर वो ग्लैंड्स और वो सारा प्रोसेस। फिर उसके बाद हाइड्रा दैन अर्थवर्म के बाद फिर हम मूव किए कॉकरोच पे। तो कॉकरोच के पास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो कि अर्थवर्म और हाइड्रा के पास नहीं था। लेकिन कॉकरोच जो है ये बेसिकली दैट वाज एन इनवर्टिब्रेट एनिमल। अब हम वर्टिब्रेट्स पे आ गए, अब हम उससे हायर लेवल पे आ गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो फाइलम कॉर्डेटा और उसमें फिर हम जो वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, तो वर्टिब्रेट्स में दो सुपर क्लासेस थी। सुपर क्लास Pisces and superclass Tetrapoda. Clear? और Pisces जो थी उसके आगे फर्दर तो तीन कैटेगरीज मौजूद थी। उसमें साइक्लोस्टोमेटा, the jawless fishes, then Chondrichthyes, which are called as the cartilaginous fishes, and Osteichthyes. The bony fishes. Clear? और फिर सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है उसकी फर्दर हमने डिवीजन की थी चार क्लासेस में, into amphibians, then the reptiles, then the birds and mammals. Clear? तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बेटर से बेटर रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? वर्टिब्रेट्स में एंटर हुए, और वर्टिब्रेट में सबसे पहले कौन सी जो सुपर क्लास है दैट इज Pisces, मतलब मीन्स का फिशेस। और फिशेस के अंदर फिर हम इन जनरल हम डिस्कस करेंगे। सो साइक्लोस्टोमेटा वो तो जॉलस फिशेस हैं, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था 12 to 14 पेयर्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करें बेसिकली ज़्यादातर जो फिशेस हैं उनके हवाले से इन जनरल डिस्कशन रेस्पिरेशन इन फिशेस। सो द स्ट्रक्चर for respiration, the main structure for respiration in fishes is, जी स्टूडेंट्स, कौन सा मेन स्ट्रक्चर है जिसके जरिए फिशेस रेस्पायर करते हैं? तो दैट इज गिल्स। Here that are known as gills.
So gills are the major structure which is specialized for respiration and gaseous exchange in aquatic environment. So aquatic environment के अंदर ये specialized system अल्लाह ताला ने रखा, बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये system है gills. So if we talk about the anatomy of the fish, generalized structure हम draw करते हैं fish का. उसके पहले बॉडी पार्ट्स को देख लेते हैं. So the fish has got the three main parts. इसके भी तीन main parts हैं. ये वाला this portion is head, and all this structure is the trunk, and this structure is tail. ये तीन parts इसकी body के. और यहाँ पर head और trunk के जहाँ पर junction होता है, इस region पे मौजूद होते हैं gills. So here are present the gills. So they are actually 4 to 5 pairs. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So इस region के अंदर मौजूद हैं 4 to 5 on left and 4 to 5 on the right side. So there are 4 to 5 pairs of gills in the fishes. Clear? अब फिशेस हमारे पास हमने कैटेगराइजेशन की. अब हम इसमें देखते हैं दो मेजर चीज़ें. दो हमारे पास मेन कैटेगरीज हैं. एक कार्टिलेजिनस फिश यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस, और दूसरा बोने फिशेस जिनको हम ऑस्टिकथिस भी कहते हैं. सो इन दोनों के अंदर इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर, मतलब कि इस रीजन में. जहाँ तक बात है फिशेस में, Chondrichthyes, the cartilaginous fishes, so इनमें अब इसका आपको मैं डॉर्सल व्यू दिखाने लगा हूं. सो डॉर्सल व्यू ऑफ दिस फिश. होपफुली डॉर्सल आप तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं. क्लियर? तो यहां पर मौजूद हैं ऑन द लेटरल साइड्स 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. So these are the gills which directly open. यहाँ पर बाहर की तरफ डायरेक्टली नजर आएंगे, वो है कार्टिलेजिनस फिशेस में. लेकिन जहां तक बात है बोनी फिशेस की, मीन्स द ऑस्टिकथाइस, or osteichthyes, which are the bony fishes, इनके अंदर जो गिल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है बाहर सरफेस पे, बल्कि वो ब्रोंकियल कैविटीज के अंदर हैं और उनके ऊपर एक स्किन, एक फ्लैप है. चैप्टर नंबर 10 में भी आपने पढ़ा था ये इनके अंदर के कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के डिफरेंस में. तो ये इनके जो गिल्स होते हैं वो ब्रोंकियल कैविटीज में है, और ब्रोंकियल कैविटीज के ऊपर फिर गिल्स के ऊपर फिर एक कवर है, एक स्किन का कवर है, which is called as operculum. So इनमें डायरेक्टली बाहर की तरफ जो गिल्स हैं वो ओपन नहीं होते, बल्कि पहले क्या बाहर की तरफ ये एक स्किन है जो कवर करती है इन गिल्स को. सो दिस इज operculum, और इसके नीचे अब मौजूद हैं
the gills. Clear? और dear students, इसमें flow कैसे होना है? So water will enter from the mouth, यहाँ से enter होगा the water, और फिर इन gills में से पास करता हुआ ऐसे laterally मूव करेगा बाहर की तरफ, इस तरह से. Clear? So this is the flow of direction of the water. So यहाँ से enter हुआ और यहाँ से बाहर को निकल गया. So will enter through the mouth. एक ही कैविटी है जिसके जरिए एंटर होगा, माउथ. तो ये इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको. तो याद रखना है कि दिस स्ट्रक्चर इज ओपर्क्यूलम. और ओपर्क्यूलम क्या डियर स्टूडेंट्स? दैट इज अ कवरिंग ऑफ द over gills in the bonifacius, in the osteichthyes. Clear? अब जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि इनके अंदर रेस्पिरेशन अब किस तरह से होनी है. तो चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, इसका हार्ट का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ. सो उसमें देखेंगे हम कि इसका जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट हार्ट है. सो देयर इज द बॉडी, तो डियर स्टूडेंट्स बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो एक ब्लड वेसल में कलेक्ट होगा. दैट इज द वेंट्रल ब्लड वेसल. यहाँ से कैरी करेंगे एंड इट विल ओपन इनटू द हार्ट. इसका हार्ट का स्ट्रक्चर डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा इन चैप्टर नंबर 14 इन एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट. उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले फिश हार्ट, और फिर ये आगे ओपन होता है इनटू एओर्टा व्हिच इज कॉल्ड एज वेंट्रल एओर्टा. और फिर क्योंकि यहीं पर क्या मौजूद है, इसी रीजन में क्या मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? द गिल्स. क्लियर? और फिर ऊपर एक ब्लड वेसल मौजूद है जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के टिश्यूज में जाएगी. सो दिस ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल है इसको कहते हैं डोर्सल ब्लड वेसल, और ये नीचे वेंट्रल ब्लड वेसल, and this is the heart of fish, और ये मौजूद है वेंट्रल एओर्टा, इसका वेंट्रल एओर्टा. अब डियर स्टूडेंट्स यहां से इस लेवल से आपको मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाने लगा हूं. ट्रांसफर समझते ना, जैसे ये फिश है, दिस इज अ फिश. अगर मैं इसको इस तरह से कट कर करूं और सामने से ऐसे दिखाया जाए, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन अलोंग इट्स डायमीटर, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सेक्शन. तो यहां से अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाऊं, सो हाउ वुड इट लुक लाइक? सो दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द फिश. क्लियर? तो यहां से हमने इसको कट किया, तो यहां से आ रहा है, दिस इज द वेंट्रल एओर्टा. क्लियर? यहां से निकल रही है ब्लड वेसल्स, ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे ऊपर की तरफ. क्लियर? ब्लड वेसल्स. और यहां पर मौजूद है ये गिल्स, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे ये गिल्स हैं. अब ये ब्लड वेसल्स अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई कि इसको ऐसे एनसर्कल कर लेंगे इस तरह से, लाइक दिस. इसको एनसर्कल करेंगे किसके गिर्द? इन गिल्स के गिर्द. और फिर दे विल जॉइन टू फॉर्म द आर्टरीज, ये ऐसे arteries, arterioles, and then they'll join to form the dorsal blood vessel. ये ऊपर dorsal blood vessel. Okay, so this is dorsal blood vessel, और ये है ventral
aorta, और dear students, these are the gills. और गिल्स में से पानी वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है और ब्लड ऐसे ऊपर को मूव कर रहा है, ठीक है, ब्लड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि वाटर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आते थोड़ा सा गिल का एक डिटेल स्ट्रक्चर देख लें ताकि मजीद हम इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकें। सो इफ यू टॉक अबाउट द गिल, सो ये हैं जी गिल आर्च। सो दिस इज द गिल आर्च, इसे गिल आर्च कहते हैं या आर्क कहते हैं। और इसके साथ यहाँ पर मौजूद है अंदर वाली तरफ पर कार्टिलेजिनस या बोनी स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज गिल रेकर्स। और इनका क्या काम है, ये जो सॉलिड फूड होता है उसको यहाँ से गिल से निकलने से बचाते हैं, ये गिल रेकर्स है। और फिर यहां से निकल रही हैं गिल फिलामेंट्स, गिल फिलामेंट्स। ये एक हम गिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन गिल फिलामेंट्स में मजीद सब डिवीजन मौजूद है, दे आर कॉल्ड एज लैमेला, गिल लैमेला। तो ये वही पर्पस है, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय थे वहाँ पर वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे थे, हमारे ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने वो सल्काय और गहराई बनाए, फोल्ड किया हुआ इसको ताकि यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। प्लांट्स के अंदर जो रूट हेयर्स होती हैं वो भी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये उनसे लैमेलाए, पहले फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के बाद लैमेलाए, गिल लैमेलाए इनको कहा जाता है, ये मजीद उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हैं जी गिल रैकर्स। गिल रैकर्स का क्या फंक्शन है कि जब वो माउथ में से फिल्टर होकर आएगा पानी, तो यहां से जो सॉलिड जो फूड आया था या कोई ऑब्जेक्ट आया था, तो या जो फूड किसी भी तरह का फूड पार्टिकल है उसको यहां से बाहर एस्केप होने से बचाया जाएगा। यानी ये सीव का काम कर रहा है, एक छन्नी का काम कर रहा है, ताकि वो बड़े साइज के जो पार्टिकल थे वो पीछे रह जाएं और वाटर यहां से निकल सके। क्लियर? और दिस इज द गिल आर्क। और ये पिंक कलर में जो नजर आ रही है, दीज आर द गिल फिलामेंट्स। और जब इन फिलामेंट्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो इनके अंदर ये मौजूद है, जो ब्लू कलर में आपको लाइनें नजर आ रही हैं, दीज आर द गिल लैमेला। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर एंटर हो रहा है यहां से, और यहां से बाहर की तरफ, इन सरफेसेस से ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहा है। सो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, सो वाटर यहां से एंटर हुआ और यहां से ऐसे बाहर को आ रहा है। सो यहां पर एक्सचेंज कैसे होना है, किस तरह से एक्सचेंज होगा गैसेस का। सो let's suppose, so this is the direction of water flow and here is the direction of blood flow. Okay? So यहां पर अल्लाह ताला ने सिस्टम किस तरह से बनाया कि वाटर जो है, वाटर H2O यहां से शो करूंगा, वो इस तरह टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, गिल्स में से यहां से ऐसे टॉप टू बॉटम, और यहां से बाहर निकल रहा है। जबकि यहां पे जो ब्लड आ रहा है, ब्लड वो बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है, ठीक है, यहां से बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है। और इसी काउंटर जो करंट के दौरान, काउंटर करंट कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। काउंटर मींस ऑपोजिट, एंटी, एंड करंट मींस फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लाइक लेट्स सपोज यहां पर द प्रेशर इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जो वाटर का प्रेशर वो माउथ से एंटर होकर यहां से नीचे की तरफ जा रहा है। सो यहां पर 3, 4, 5, 6, 7,
and 8. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से है कि हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ लो कंसंट्रेशन। तो जैसे ही ये काउंटर करंट होगा, जैसे ही ये काउंटर करंट फ्लो होगा, तो इस दौरान ये दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड टॉप टू बॉटम, जबकि ब्लड मूव कर रहा है बॉटम टू टॉप। तो ये काउंटर करंट के दौरान क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, वो इस ब्लड के अंदर शामिल होती चली जाएगी, और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहां से वाटर के जरिए बाहर आना शुरू हो जाएगी। सो डिफ्यूज होकर डिफ्यूजन के जरिए ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, और अल्टीमेटली यहाँ से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड जो है ये ऊपर डॉर्सल ब्लड वेसल में जाएगा। डॉर्सल ब्लड वेसल फिर आप पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी द एरेटेड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो चूंकि इनके अंदर सिंगल सर्किट हार्ट है डियर स्टूडेंट्स, तो सिंगल सर्किट का मतलब है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, द डीऑक्सीजनेटेड blood enters the heart of fish, and after passing through, so dear students, after passing through different chambers, the blood is passed to the gills. इसका मतलब यह हुआ कि जो हार्ट है फिश का, ये आगे चैप्टर नंबर 14 में भी डिस्कस होगा, ये वीनस हार्ट है, यानी इसमें जो जितना भी ब्लड एंटर हो रहा है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीनस ब्लड, यानी वेन से आने वाला जितनी बॉडी से वीनस ब्लड था वो एंटर होगा इसके पोस्टीरियर चैम्बर से। ठीक है? और फिर यहां से वो मूव करेगा थ्रू वेंट्रल एओर्टा, और फिर वहां से जैसा कि मैंने बताया था ये गिल्स में यहां पर होनी है ऑक्सीजनेशन। यहां से जब ये ब्लड ऊपर को मूव कर रहा है, वाटर ऐसे नीचे को मूव कर रहा है, काउंटर करंट हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज करके अंदर आएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से अंदर से मूव करके बाहर को ब्लड वेसल्स में से क्या होगा कि ऑक्सीजन उनके अंदर ऐड होगी। ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ऐड होगी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर इन गिल्स के जरिए वाटर जो बाहर को रिमूव हो रहा था मुसलसल, उसके जरिए उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक? सो इट इज पास टू द गिल्स, एंड द गिल्स are constantly supplied by water, means ventilated by water, which helps in रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में ज्यादा है, बाहर वाटर में कम है, तो वो डिफ्यूज करके बाहर वाटर में, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो यहाँ तक पहुंचा है इसमें ब्लड वेसल में कम है, सो वहाँ से जो वाटर में से जो ऑक्सीजन थी डिजॉल्व इन वाटर, वो डिफ्यूज करके ब्लड वेसल के अंदर आएगी। सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड वेसल and diffusion of oxygen from water to the blood vessels. Clear? So this is how the respiration occurs in the fishes. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।